हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। ये बिजनेस मैंने रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है एंड आई लाइक दिस बिजनेस। हाउएवर, जब मैंने इस बिजनेस में थोड़ा और रिसर्च किया, व्हेन आई डग डीप, आई फाउंड सम इनहेरेंट प्रॉब्लम्स विद द बिजनेस। मुझे कुछ ऐसी समस्याएं बिजनेस में नजर आई जो शायद इस बिजनेस में हमेशा रहेंगी। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन्होंने अभी अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करना शुरू किया है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक इन्वेस्टर को अपने आप से पूछने चाहिए या एक बिजनेस के बारे में पूछने चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मेरी वीडियो को देख के या किसी और इन्फ्लुएंसर की वीडियो को देखकर कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस समझते हैं कि धंधा क्या है। देखिए, इस बिजनेस के अंदर दो मेन सेगमेंट्स हैं। पहली सेगमेंट का नाम है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट यानी IFM। ये इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है जो ये कंपनी पिछले 20-25 साल से करती आ रही है। इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि काम है क्या। देखिए, एग्जांपल लेते हैं TCS का। TCS का एक बहुत बड़ा ऑफिस चेन्नई के अंदर है जहां पर 50,000 के आसपास एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब इतने सारे एम्प्लॉयज जिस ऑफिस के अंदर काम करते हैं, उस ऑफिस के अंदर उस ऑफिस के रख रखाव के लिए बहुत सारे कामों की जरूरत है। जैसे केटरिंग सर्विसेज की जरूरत है, वॉशरूम को साफ रखने की जरूरत है, बिल्डिंग को साफ रखने की जरूरत है। उसके बाद प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है। ये सारे छोटे मोटे काम TCS खुद नहीं करती, बल्कि वो अपनी पूरी बिल्डिंग को किसी और दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देती है जो TCS के ऑफिस की फैसिलिटीज को मैनेज करती है। ये धंधा है अपडेटर सर्विसेज का। छोटे मोटे काम करते हैं, बिल्कुल छोटे मोटे काम है, लेकिन एक बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए बहुत असेंशियल काम भी है। IFM फैसिलिटीज को हम डिवाइड कर सकते हैं सॉफ्ट सर्विसेज एंड हार्ड सर्विसेज के बीच में। सॉफ्ट सर्विसेज तो होगी क्लीनिंग की सर्विसेज या हाउस कीपिंग की सर्विसेज या फिर वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज। उसके बाद वॉशरूम की सर्विसेज जिसमें फेमिनिन हाइजीन की एक पार्ट है ना, यहाँ पर आप बाथरूम्स को क्लीन करते हो। हार्ड सर्विसेज में आ गई इंजीनियरिंग सर्विसेज, जैसे आप प्लम्बिंग का काम देखते हो, इलेक्ट्रिकल का काम देखते हो या फिर AC खराब हो गए उनका काम देखते हो, है ना। इसके बाद होगी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। ये सर्विसेज यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम आती है जहां पर मटेरियल हैंडलिंग होती है। आप इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, आप इन्वेंट्री को मूव करते हैं, मटेरियल की मूवमेंट करते हैं, है ना। इसके अलावा कैटरिंग सर्विसेज होगी या फिर वेयरहाउस मैनेजमेंट सर्विसेज होगी। ये सारी सर्विसेज मिलकर आ जाती हैं इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर। अब ये जो सेगमेंट है ना IFM, ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करने वाली सेगमेंट है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में ये लगभग 15% CAGR से ग्रो करेगी इंडस्ट्री। अब कोई भी इंडस्ट्री जब इतनी स्पीड से ग्रो करती है तो चांसेस ये होते हैं कि उस इंडस्ट्री के जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो करेंगे। अब 15% की ग्रोथ यहाँ पर आ क्यों रही है? उसका मेन रीजन ये है कि जो आज के दिन में इंडस्ट्रीज है ना इंडिया के अंदर, वो फोकस करना चाहती हैं अपनी कोर कंपिटेंस के ऊपर। वो एलाइड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने छोटे मोटे काम भी इन हाउस किया करती थी। अब जैसे जैसे वो कंपनीज बड़ी हो रही हैं, उनका कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उनको ये बात समझ में आने लग गई है कि ये छोटे मोटे काम हमें आउटसोर्स कर देने चाहिए। हमें अपनी कोर कॉम्पिटेंस के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। इसीलिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अपना काम, छोटा मोटा काम आउटसोर्स कर रही है, जिसकी वजह से UDS जैसी कंपनीज को नया नया बिजनेस मिल रहा है। अब UDS इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ, ठीक है। और ये एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है, यानी ये एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत सारी सर्विसेज अपने नाम के अंडर देता है। तो इसीलिए मान लो अगर TCS को कोई वेंडर ढूंढना है तो केटरिंग के लिए उन्हें एक अलग से वेंडर नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक ही वेंडर है UDS जो केटरिंग का काम भी कर देगा, साफ सफाई का भी काम कर देगा। इसीलिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनती है और UDS अपने आप को इस्टेब्लिश करता है एक डिफरेंशिएटेड और यूनिक प्लेयर के तौर पर, ठीक है। हालांकि ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन एक समस्या है बहुत बड़ी, मार्जिन्स यहां पर सिर्फ 3, 4 या 5% के आसपास है मैक्सिमम। इतने कम मार्जिन्स क्यों हैं? उसका रीजन ये है कि यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और एंट्री बैरियर्स नहीं है बिजनेस के अंदर। कोई भी अपना ये बिजनेस शुरू कर सकता है। साफ सफाई का ही तो बिजनेस है। आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस होने की जरूरत नहीं है। आपको फिर स्टाफिंग करनी है, आपको लोग पकड़ने हैं, उनको मैनेज करना है ना। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड मार्केट है, यानी बहुत ज्यादा छोटे 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 प्लेयर्स हैं। और जब भी किसी कंपनी को ठेका देना होता है, सपोज कीजिए TCS को ठेका देना है, तो वो 3 या 4 बिड्स मंगवाती है। उन बिड्स में से जो सबसे सस्ता बिड हुआ ना, उसको ठेका मिल जाता है। यानी आपके पास प्राइस के ऊपर खेलने की कंपिटेंस नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो छोटी कंपनीज को निचोड़ देती है बिल्कुल।
बहुत ज्यादा मार्जिन उनको कमाने ही नहीं देती। अब सेगमेंट नंबर 2 की बात करते हैं, बिजनेस सपोर्ट सेगमेंट, BSS। आज के दिन में ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहां पर रेवेन्यू आपका सिर्फ 30 से 35% के आसपास रेवेन्यू आज के दिन में यूडीएस कमा रही है, लेकिन इबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट 55 से 60% के आसपास रेवेन्यू BSS सेगमेंट से आता है। क्या बिजनेस है ये बिजनेस है बीपीओ कॉलिंग का। 75% ऑफ जो इनका रेवेन्यू है ना, वो कॉलिंग बिजनेस से आता है, जो बीपीओ बिजनेस है इंडिया का सिंपल। यहां पर यूडीएस ने ये बिजनेस ट्रेडिशनली ग्रो नहीं किया है, ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं किया है। इन्होंने ये बिजनेस इनऑर्गेनिकली एक्वायर किया है, डिफरेंट प्लेयर्स को एक्वायर करके। अगर इस बिजनेस को समझना है तो हमको इनके 3 मेन एक्विजिशन समझने होंगे आज के दिन में, जिनका नाम है एथना, डिनेव और मैट्रिक्स। इन 3 धंधों से ही 75% ऑफ द BSS रेवेन्यू आता है। एथना और डिनेव है बीपीओ कॉलिंग के बिजनेस, सिंपल ITIS और BFSI कंपनीज की कॉलिंग करते हैं ये, स्पेशली फॉर द कंपनीज दैट आर हेडक्वार्टर्ड इन यूरोप एंड USA। इंडियन क्लाइंट्स भी इनके पास, ठीक है। ये बिजनेस हाई मार्जिन बिजनेस है और बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस भी है। लगभग 25-26% के आसपास से इनकी ग्रोथ आने की उम्मीद है अगले 3-4 साल तक, ठीक है। मार्जिन भी यहां पर कहीं ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट। तीसरा जो इनका एक्विजिशन है वो है मैट्रिक्स का एक्विजिशन, जो इन्होंने 2020 के आसपास किया था। एथना और डिनेव को पिछले 2-3 साल के अंदर ही एक्वायर किया है। यहां पर 2 सर्विसेज आती हैं। एक तो सर्विस आती है ऑडिट एंड अश्योरेंस की, जहां पर ये FMCG कंपनीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज की वेयर हाउस रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑडिट करते हैं, ठीक है। और दूसरा काम है एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, यानी जब भी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को अपने पेरोल पे रखती है तो सबसे पहले वो उनकी वेरिफिकेशन करवाती है, बैकग्राउंड कैसी है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, या उनके ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं है, या फिर उनकी जो पुरानी जो एम्प्लॉयमेंट थी उनका रिकॉर्ड क्या है, जो एम्प्लॉय हमें रिकॉर्ड फर्निश कर रहा है वो सही भी है या नहीं है। इन सब की वेरिफिकेशन ऑटोमेटेड तरीके से यूडीएस करता है। उसके अलावा एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विसेज भी यूडीएस ने रिसेंटली देनी शुरू की हैं। यहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि अगले कुछ साल इस सेगमेंट के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं। यहाँ पर मेन काम इनका बैगेज का और कार्गो को हैंडल करने का है। उसके अलावा एक मेल रूम मैनेजमेंट सेगमेंट भी है इनके पास, जहां पर ये कुरियर का, ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउस के जो मटीरियल्स हैं उनको हैंडलिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए काम बहुत छोटे छोटे काम है, लेकिन अगर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। इन कामों के बिना या इन कामों को एफिशिएंटली करे बिना कोई भी कंपनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती, या अपनी जो कोर कंपिटेंस है उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकती। अब सवाल उठता है कि मैं BSS सेगमेंट को इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्यों बोल रहा हूं। देखिए उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां पर मार्जिन्स इन कंपैरिजन टू IFM सेगमेंट कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। यहां पर आप 12 से 13% के आसपास मार्जिन्स कमा रहे हैं। कई बिजनेस सेगमेंट्स तो आपकी ऐसी हैं जहां पर आप 20% से भी फालतू मार्जिन्स कमा रहे हो। तो इसीलिए आज के दिन में ये सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से सिर्फ आपका 30 से 35% के आसपास रेवेन्यू आता है, लेकिन जो इबिटा का कंट्रीब्यूशन है ना वो लगभग 55% के आसपास है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम BSS सेगमेंट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है फ्रॉम लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स टू हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस इस कंपनी के अंदर यही है। BSS की जो ग्रोथ है ना वो ऑलमोस्ट 20% CAGR से होने की उम्मीद है अगले 2-3 साल तक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जो इनकी रिसेंटली एक्वायर्ड और मेन जो एक्विजिशन है मैट्रिक्स, एथना और डिनेव, ये तीनों ही 20% से ऊपर ग्रो करने वाली हैं। इनफैक्ट जो एथना और डिनेव है वो तो 25% CAGR से ग्रो करेगी फ्यूचर के अंदर। रिमेंबर मैंने IFM सेगमेंट में आपको बताया था कि वो लगभग 15% से ग्रो कर रहे हैं। अगेन जो बहुत बढ़िया फिगर है, 15% से जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वो बहुत अच्छी फिगर होती है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं 20% प्लस ग्रोथ की, यानी BSS सेगमेंट इज ग्रोइंग मच फास्टर इन कंपैरिजन टू IFM सेगमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल कंपनी के मार्जिन्स आज के दिन में 6-7-8% के आसपास नजर आ रहे हैं, वो शायद 9 या 10% तक भी जा सकते हैं फ्यूचर के अंदर। जब कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, उसके बाद उनके मार्जिन्स भी एक्सपेंड हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है जो इस कंपनी को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंड होते हैं और आपके मार्जिन्स एक्सपेंड होते हैं तो और क्या एक्सपेंड होता है, आपके रिटर्न रेशियोज, आपके ROCE, ROE ये एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे। अगर कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंटैक्ट रखा तो, एक्सपेंड नहीं होने दिया तो।
ओवरऑल अगर मैं कंपनी की बात करूं तो हो सकता है अगले 2 या 3 साल तक जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो लगभग 20% के आसपास आए, और जो इनकी ईबिटा और पैट ग्रोथ है ना वो कहीं ज्यादा बेटर आए इन कंपैरिजन टू इनकी रेवेन्यू ग्रोथ, मे बी 30%, मे बी 35%, वो देखना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ग्रोथ ट्रिगर है वो कंपनी में ये है। अब बात करते हैं दूसरा ग्रोथ ट्रिगर जो मुझे इस कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो है इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। कंपनी ने पिछले 20 से 25 साल में खूब सारी धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक्विजिशंस की हैं, और मोस्ट ऑफ दीज एक्विजिशंस हैव बीन सक्सेसफुल। कंपनी ने इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विस की थी आज से 30 साल पहले शुरू, लेकिन अब कंपनी बहुत सारे डिफरेंट और नए फील्ड्स के अंदर एंटर हो चुकी है, और मोस्ट ऑफ दीज एक्विजिशंस इन लास्ट 10 से 15 ईयर्स आर वेरी सक्सेसफुल। इसका रीजन क्या है कि सक्सेसफुल क्यों हुए हैं ये एक्विजिशन, जबकि मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में ये बात की है कि एक्विजिशन करना और उसकी सिनर्जी लाना बहुत मुश्किल काम है। ये दूर से तो अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल इतना आसान नहीं होता। लेकिन इस मैनेजमेंट ने दिखाया है कि इनकी जो एक्विजिशन की स्ट्रेटेजी है ना वो बहुत अच्छी रही है पिछले कई साल के अंदर। देखिए, मैनेजमेंट ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है जो बहुत सक्सेसफुल रही है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, ये जिस भी कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं ना उनमें 70% 80% के आसपास स्टेक खरीद लेते हैं। 20% के आसपास जो स्टेक है वो जो एग्जिस्टिंग ओनर है ना उसी के पास रहने देते हैं, और एग्जिस्टिंग ओनर को कहते हैं कि यू कम टू अस, यू कम टू यूडीएस एंड वर्क विद अस। जब तक ये एक्वायर करने वाली कंपनी यूडीएस के अंदर अच्छी तरह इंटीग्रेट नहीं हो जाती, जब तक सिनर्जी नहीं आने लग जाती, उसके बाद ये 15 से 20% के आसपास का जो स्टेक है ना ये हम फ्यूचर डेट में आपसे खरीद लेंगे, और प्रीमियम पे खरीदेंगे, क्योंकि अगले 3-4 साल में उम्मीद है कि जैसे जैसे ये कंपनी जब हमारे अंदर एक्वायर होगी तो इसमें जो सिनर्जी है ना वो बेटर आने लग जाएगी, और जो इनकी वैल्यूएशन है ना वो भी इंप्रूव होने लग जाएंगी। तो मालिक को क्या फायदा हुआ, जिसने अपनी कंपनी बेची है उसको ये फायदा हुआ कि जो 20-25% स्टेक है ना उनको वो बेटर वैल्यूएशन के ऊपर मिलेगा। और यूडीएस को क्या फायदा हुआ, यूडीएस को सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि ये कंपनी और ये प्रमोटर अपनी नॉलेज ट्रांसफर भी करेगा, ठीक है, और कंपनी को डेडिकेटेडली अपना टाइम भी देगा, है ना। और इस 3-4 साल के अंदर ये जो कंपनी है ये ज्यादा अच्छी तरह सिनर्जेटिकली इस कंपनी के अंदर यूडीएस के अंदर एसिमिलेट भी हो जाएगी, ठीक है। तो गेम प्लान ये रहता है, और ये गेम प्लान पिछले 10 साल के आसपास बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। शायद यही रीजन है कि कंपनी इतनी सक्सेसफुली अपना मार्जिन एक्सपेंड कर पाई है, क्योंकि रिमेंबर मार्जिन एक्सपेंड कैसे हुआ है, बीएसएस सेगमेंट की जो कंपनीज है उनको एक्वायर करने के बाद। इनका ट्रेडिशनल बिजनेस तो आईएफएम का बिजनेस था जो बहुत ज्यादा मार्जिन एक्रेटिव नहीं है, लेकिन बीएसएस का बिजनेस मार्जिन एक्रेटिव है। इसके अलावा जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो मुझे बहुत डिसेंट लगती है। कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आज भी 100 से 150 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा है। डेट आज के दिन में कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं है। कंपनी ने जो आईपीओ लेके आए थे उसका मेन मकसद था कि थोड़ा बहुत तो हम डेट चुका देंगे, उसके बाद बचे हुआ जो हमारे पैसा मिलेगा उससे हम नए नए एक्विजिशंस करेंगे। एथना और डेनेव उसी एक्विजिशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट देखता हूं, इनके रिटर्न मैट्रिक्स को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां से कहीं ना कहीं ग्रोथ आ सकती है जो इस कंपनी को मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। तो ओवरऑल अगर कोई इन्वेस्टर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसका थीसिस ये रहना चाहिए कि कंपनी का जो इबिटा है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड क्यों करेगा, क्योंकि बीएसएस सेगमेंट आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ेगा। इसके अलावा जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है जो हम 20% के आसपास या 15-18% के आसपास ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं वो भी शायद आता रहेगा। अब बात करते हैं समस्याओं की, और इन समस्याओं को ना हल्के में मत लेना, क्योंकि पूरे बिजनेस में ना एक फंडामेंटल समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बिजनेस एक प्राइस सेंसिटिव बिजनेस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का ना जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं उनका कोई मोट नहीं है। सेक्टर में कोई भी एंट्री ले सकता है, देयर इज वेरी लो बैरियर टू एंट्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सपोज कीजिए मैंने किसी कंपनी के लिए टेंडर भरा है कि मुझे किसी कंपनी का XYZ कंपनी का ठेका मिल जाए। वो ठेका मुझे कब मिलेगा, वो ठेका मुझे सिर्फ तभी मिलेगा जब जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम प्राइस पे मैं बिड करूंगा, यानी मार्जिन अपने कम रखूंगा। अगर मुझे अपने आप को ग्रो करना है तो मुझे अपने मार्जिन को कॉन्ट्रैक्टेड रखना होगा हमेशा। इस बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की थी जब मैं ईपीसी धंधों की बात कर रहा था कि कैसे ईपीसी प्लेयर्स के पास कोई मोट नहीं होता। उसी तरीके से खासकर जो इनका इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट का बिजनेस है उसके पास कोई मोट नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस बिजनेस के अंदर इनहेरेंटली ये है, जो समस्या शायद जाएगी नहीं, और नहीं जाएगी तो मार्जिन्स कैसे एक्सपेंड होंगे। आईएमएफ वाले बिजनेस में मुझे खासकर जो इनके मार्जिन्स हैं वो एक्सपेंड होते हुए नहीं नजर आ रहे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं जो
लो एंट्री बैरियर की वजह से इस बिजनेस के अंदर आज के दिन में हैं, और वो आपके मार्जिन्स एक्सपेंड नहीं होने देंगी। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े प्लेयर बनते जाते हो, उसके बाद आपको जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको बेनिफिट्स देने होते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स लेबर लॉज। आपको प्रोविडेंट फंड देने होते हैं, वेलफेयर स्कीम्स देनी होती है। लेकिन जो छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनको ये वाली स्कीम्स नहीं देनी होती। वो यूजुअली ग्रे मार्केट में काम करते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड्स भी नहीं देते। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे बेटर मार्जिन्स कमा पा रहे हैं। उनसे कैसे compete करोगे आप? आपका स्केल बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, शायद आपकी एफिशिएंसी बड़ी होंगी, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, खासकर बीएसएस सेगमेंट के अंदर। लेकिन क्योंकि आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू छोटे प्लेयर्स, तो आपके मार्जिन तो वहीं पर आगे ना कम हो गए। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत कंपटीशन भी आ रहा है। जैसे रियल एस्टेट कंपनीज क्या कर रही हैं, अपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट की एक सेगमेंट खोल देती हैं। तो जो भी वो ऑफिस कॉर्पोरेट स्पेस बना रही हैं या फिर अपार्टमेंट बना रही हैं, वहां की फैसिलिटी मैनेजमेंट खुद करती हैं। जैसे प्रेस्टीज में हमने देखा था जब उसका शेयर एनालिसिस किया था। तो इतना आसान धंधा नहीं है जितना आसान लग रहा है दूर से। दूसरी इनहेरेंट समस्या कंपनी के अंदर है कैश फ्लोज की। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज तो फिर भी ठीक ठाक है, सबसे बड़ी समस्या है फ्री कैश फ्लोज में। कंपनी के फ्री कैश फ्लोज बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि कंपनी लगातार एक्विजिशन पे एक्विजिशन पे एक्विजिशन किए जा रही है। जितना भी पैसा आईपीओ से आया वो कंपनी कहां डाल रही है? एक्विजिशन के अंदर डाल रही है। जब इनकी बैलेंस शीट के ऊपर जो आज के दिन में 100-150 करोड़ रुपए पड़ा है वो भी एक्विजिशन के अंदर जाएगा। और कंपनी का प्लान है कि जो सारी ग्रोथ है ना वो एक्विजिशन के थ्रू आएगी। और एक्विजिशन कैसे हो रही है? आज के दिन में तो आईपीओ के मनी से हो रही है, थोड़े दिन के बाद शायद डेट लेके होगी। फ्री कैश फ्लो कहां पर आएगा? कंपनी जितना भी पैसा कमा रही है वो अपने बिजनेस के अंदर दोबारा डाल रही है। इससे ग्रोथ तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन फ्री कैश फ्लोज नहीं बन रहे। बहुत 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 बड़ी समस्या है। इनफैक्ट इतनी बड़ी समस्या है कि एक सेन इन्वेस्टर को ये सिचुएशन देखने के बाद एक बार बैक सीट लेके सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस का काम क्या है? पैसा बनाना। और पैसा ही आप नहीं बना पा रहे क्योंकि आपका खुद का बिजनेस इतने पैसे खा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि मैनेजमेंट, अब जितनी एक्विजिशन हो गई, बहुत बढ़िया एक्विजिशन हुई है, लेकिन अब आपको अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट करना है तो अपने बीएसएस जो सेगमेंट है जो इन्होंने अभी अभी एक्वायर की हैं वहां को बहुत रैपिडली ऑर्गेनिकली ग्रो करना पड़ेगा। एक्ना, डेनेव और मैट्रिक्स को ऑर्गेनिकली ग्रो करना पड़ेगा अब यूडीएस में होने के बाद। जो मैं 20-25% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं ना वो करना पड़ेगा अगर इस कंपनी को फ्री कैश फ्लोज दिखाना है तो। क्योंकि अगर आप यूं ही लगातार एक्विजिशंस करते रहे तो मुझे नहीं लगता ये फ्री कैश फ्लो आपका जनरेट हो पाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, और शायद यही रीजन है कि मार्केट इस कंपनी को आज के दिन में बहुत बढ़िया वैल्यूएशन नहीं दे रही। कंपनी आज के दिन में 20x की पीई के आसपास ट्रेड कर रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये जो समस्या है वो इनहेरेंट है बिजनेस में? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जब कंपेयर करेंगे ना इस कंपनी को इनके पीयर्स के साथ तो वहां पर भी यही समस्या है। वहां पर भी जो मार्केट है ना वो इनके पीयर्स को बहुत बढ़िया वैल्यूएशन नहीं दे रही है। फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा प्लेयर इस मार्केट में है वो है क्वेस्ट कॉर्प, जिनका स्टाफिंग का काम है और मल्टीपल एरियाज में है। ठीक है, वो लगभग 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है। वहां पर भी आपको 20-25 के आसपास का पीई ही मिलता है आज के दिन में। बहुत ज्यादा हाई पीई वहां पर मिलता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एसआईएस लिमिटेड है जो सिक्योरिटीज की कंपनी है या कैश हैंडलिंग का काम करती है। वहां पर भी जो आपको वैल्यूएशन मिलती है वो 15x या 20x के बीच में ही मिलती है, क्योंकि मार्जिन्स आपके एक्सपेंड नहीं हो रहे, आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। ठीक है, उस वजह से कैश फ्लोज अच्छे नहीं बन पाते, फ्री कैश फ्लोज अच्छे नहीं बन पाते। तो इस तरीके के बिजनेस को जब भी पढ़ो ना तो इनके पीयर्स को भी देखो, उसके बाद ये भी देखो कि वैल्यूएशन मल्टीपल मार्केट क्यों नहीं दे रही। इसके बारे में सोचो बैठ के कि क्या रीजन हो सकता है कि कंपनी इतना अच्छा कर रही है, फ्यूचर इतना अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट इनको वैल्यूएशन नहीं दे रही। कोई तो रीजन होगा ना। इन कंक्लूजन में कहना चाहूंगा कि अच्छा बिजनेस है, ग्रोथ आएगी, रेवेन्यू अच्छा ग्रो करेगा, शायद मार्जिन्स भी एक्सपेंड हो जाएं जिस तरीके से इनका बीएसएस का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। लेकिन मेरा जो और भी ज्यादा बड़ा फोकस रहेगा ना वो कैश फ्लोज की ग्रोथ के ऊपर रहेगा कि कैश फ्लोज की ग्रोथ किस स्पीड से हो रही है, क्या वो उस स्पीड से हो पा रही है जिस स्पीड से इबिटा ग्रो कर रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैश इज द किंग, है ना। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।